राजनीतिक विरासत जिनकी है उनकी नई पीढ़ी उनको कैसे संरक्षित और सुरक्षित रख सकती है, इसका अंदाजा लगेगा। बिहार की जनता का मिजाज किस तरह का लग रहा है? जाति का वर्चस्व भी कायम रखना, इसके लिए भी सुनील पांडे संघर्ष करते। ये एक पेच, तकनीकी पेच। वैसे मैदान में वहाँ बड़ा बढ़िया खेला हुआ है। कहाँ सर? इमामगंज में। मगध में अगर पार्टी को चलाना है, पार्टी को बचाना है, पार्टी का वजूद जिंदा रखना है, तो सुरेंद्र यादव से लड़ाई नहीं मोल ले सकते। और देख लीजिए अब बेचारे जीतन मांझी की स्थिति सांप से सुंदर वाली है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। हर जगह विरासत बचाने की जंग। तो आज इसी सियासत को समझिए और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, ये विरासत बचाने की जंग क्या है? देखिए, बिहार में उपचुनाव होने जा रहा है 4 सीटों पर। अब जिसकी बहुत बेसब्री से प्रतीक्षा थी, क्योंकि देखिए इस चुनाव में 3 चीज की परख होगी। एक तो है कि जो 2025 में विधानसभा चुनाव होगा उसमें दलों की क्या जमीनी पकड़ है, उसका अंदाज लगेगा सभी पार्टियों को। दूसरा, विरासत, राजनीतिक विरासत जिनकी है उनकी नई पीढ़ी उनको कैसे संरक्षित और सुरक्षित रख सकती है, इसका अंदाजा लगेगा। तीसरा, जातीय समीकरण, उसकी भी इसमें परख होगी। काहे कि जन सुराज एक नई पार्टी बनी है, बड़ा हिसाब से उसने जो है प्रत्याशी तय किया। जहां भूमिहार का वर्चस्व है वहां राजपूतों को चुनाव मैदान में उतार दिया, जहां जादवी भिरंत होती है वहां मुसलमानों को उतार दिया। तो ये और मुजहरों के गढ़ में पासवान को उतार दिया। तो ये जो उनका जो एक नया प्रयोग है बिहार की सियासत में, उसकी भी जांच हो जाएगी कि उनकी जो है नई सियासत की परख वह कितनी जानदार। और चूंकि बहुत बड़े रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर, जन सुराज के संस्थापक, उनका दावा है कि हमने इन राज्यों में सरकार बनवाई। बिहार में भी 2015 में उन्होंने सरकार बनवाई। यही नहीं, 2014 में केंद्र की सरकार भी बनवाने का दावा वो करते हैं। हालांकि कई राज्यों में वो फेल भी हो गए, उसका जिक्र कम होता है। हाँ, उसका जिक्र कम होता है, लेकिन फेल हो गए। तो बिहार में उनका प्रयोग, इसकी भी जांच हो जाएगी। क्योंकि प्रयोगशाला में प्रयोग होता है और जब वह कहीं निर्माण के क्षेत्र में उतरता है तो उसकी परख होती है कि उसके द्वारा जो है बनाई गई वस्तु कितनी कारगर और जनोपयोगी है। तो चुनाव भी परख होगी उपचुनाव में कि इन्होंने जो पार्टी बनाई है वह धरातल पर कितनी अपनी पकड़ मजबूत बना सकी है। वैसे खुद बिहार की धरती पर अपना पांव जो है ना घिसाए हैं प्रशांत किशोर जी, वो भी महीना दिन नहीं 2-2 साल तक। तो इनको भी बिहार की मट्टी की उबड़ खाबड़ का अंदाजा होगा, दलदल का भी अंदाजा होगा, और कहाँ कटाव होता है यह भी वह जानते होंगे भली भांति। तो इस तमाम चीजों की परख हो उपचुनाव में। लेकिन सबसे बड़ी जो है जंग छिड़ी हुई है विरासत बचाने की। वह चाहे राजद हो, हम हो, बीजेपी हो या जदयू, तमाम दलों में, राजद में भी है, तमाम दलों में इसी की जंग है। और देखना है कि बिहार की जनता
पीढ़ी दर पीढ़ी की राजनीति को स्वीकार करती है या नए चेहरों को जिसे प्रशांत किशोर ने मौका दिया उसको पसंद करती है। तो सर ये जो है जैसे उपचुनाव में सभी सीटों पर यही हाल है करीब करीब, और सभी पार्टियों का आपने कहा है, जदयू में भी, आरजेडी में भी, बीजेपी में भी, हम में भी। तो आपको क्या लगता है परिणाम क्या रहेगा? बिहार की जनता का मिजाज किस तरह का लग रहा है अभी फिलहाल? आप जैसे देख लीजिए, आप बात कीजिए, सबसे पहले रामगढ़ में आइए। रामगढ़ में पिता की विरासत उनके पुत्र ने संभाली, सुधाकर सिंह। जगदानंद सिंह पहले वहां से विधायक हुआ करते थे, राजद के प्रदेश अध्यक्ष। तो मौका किसे मिला है? जो जगदानंद सिंह के पुत्र है, सुधाकर सिंह के भाई, सिंह के भाई हैं, वही ना, के भाई की जगह। तो ये है वहां से। अब देखना है, क्योंकि रामगढ़ से जगदानंद सिंह जीतते रहे हैं, उनकी वह परंपरागत सीट एक तरह से है, तो और उसको बचा लिए, सुधाकर सिंह बचा कर रखे। अब वहां से अजीत सिंह को मैदान में उतारा गया। अजीत सिंह जदयू में थे, छोड़ के गए राजद में। उनको ये लग रहा था कि अगर मेरे भाई जीत गए बक्सर से लोकसभा चुनाव तो हमको ही संभालनी होगी विरासत। पहले ही से ही सब तैयारी थी और संभालने का मौका भी मिल गया उनको। अब वो जीतते हैं हारते हैं क्या होता है नहीं कहा जा सकता, लेकिन टक्कर तो बीजेपी के से मजबूत तरीके से होगी। बीजेपी को चुनौती तो मिली, फिर बीजेपी ने फिर पहले वाले प्रत्याशी अशोक सिंह कुमार सिंह को उतारा है। अब दोनों जाति के भी एक ही जाति के हैं और मजबूत जाति रामगढ़ में समझी जाती है, जिस जाति से दोनों प्रत्याशी आते हैं। अब देख, मतलब यहाँ पर आरजेडी को विरासत बचाने की चुनौती है। वो इस जंग में पूरे मुस्तैदी के साथ उतरे हुए। उसी तरह से अब बगल के चले आइए भोजपुर के तरारी में। तरारी में भी वहाँ यही हाल। तरारी में सुनील पांडे ने अपने बेटे को उतार दिया है बीजेपी में शामिल कराकर। सुनील पांडे को शक था कि हमको टिकट नहीं मिलेगा और निर्दलीय लड़ेंगे तो हो सकता है हम हार जाएं, या फिर लोजपा पारस के साथ उठे। लोजपा पारस को टिकट मिलने से रही तो एक तरह से लड़ते तो निर्दलीय हो जाते। उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, बेटे को भी साथ में शामिल करा लिया। अब उनका मुकाबला वहाँ होगा। हिमालय की सीट थी, राजू यादव खड़ा हो गया और जो वहाँ सिटिंग थे सुदामा प्रसाद वह आरा से सांसद हो गए। तो ये समीकरण वहाँ भी विरासत की जंग बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए भी है, सुनील पांडे के लिए भी। सुनील पांडे वहाँ से जीतते रहे और भूमिहार सबसे ज़्यादा संख्या में 75,000 के आसपास। तो दोनों चीज़ है, जाति का वर्चस्व भी कायम रखना, इसके लिए भी सुनील पांडे संघर्ष करते, क्योंकि सुनील पांडे जो है वो जातीय बाहुबली कहे जाते हैं। तो इसकी भी एक वहाँ परख होगी। अब दूसरी ओर वहीं की बात अगर आप कर लेते हैं तो वहाँ जो है प्रशांत किशोर ने एक अच्छे चेहरे को उतार दिया है, जनरल एसके सिंह को, है ना। लेकिन देखिए संजोग दुर्योग, बिहार के वोटर नहीं, दिल्ली के वोटर। ये पेच, तकनीकी पेच फंस गया। अब वहाँ किसी नए कैंडिडेट को तलाश करनी होगी प्रशांत जी को। तो एक चेहरा तो उन्होंने उतारा था, लेकिन अब वो चेहरा ही नहीं रहेंगे। तब नए चेहरे कौन आते हैं उस पर देखा जाएगा। और ऐसे टक्कर होगा, अंत तक टक्कर जो होती भी, तो बीजेपी और माले में राजू यादव को उतारा है। तो ये समीकरण वहाँ, लेकिन वहाँ भी है विरासत बचाने की जंग। कोशिश करेंगे सुनील पांडे की मेरी विरासत मेरे बेटे संभाल ले। तो ये एक है वहाँ भी समीकरण। आप वहाँ से घसक के चलिए आप जहानाबाद, गया जिले के बेलागंज में जो विधायक थे सुरेंद्र यादव, वो तो जीत गए, सांसद हो गए जहानाबाद के। और वहाँ पर जो है हम पहले से भी कह रहे थे कि वहाँ से जब भी टिकट मिलेगा तो उनके बेटे को मिलेगा, विश्वनाथ यादव।
कारण है कि सुरेंद्र यादव से रार मोल नहीं ले सकते हैं लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव। मगध में अगर पार्टी को चलाना है, पार्टी को बचाना है, पार्टी का वजूद जिंदा रखना है, तो सुरेंद्र यादव से लड़ाई नहीं मोल ले सकते लालू यादव और तेजस्वी यादव। इसलिए सुरेंद्र यादव के बेटे को देना उनकी मजबूरी थी। हमने इसलिए पहले से ही इस बात को उठा रहा था मैं कि जरूर से सुरेंद्र यादव के बेटे को ही मिलेगा टिकट, और मिला। तो वहाँ भी है, सुरेंद्र यादव चाहते हैं कि हम अब सांसद बन गए, उम्र का तकाजा भी है, तो आगे जो मेरी विरासत चलेगी तो कौन चलाएगा? मेरा बेटा चलाएगा। हालांकि वहाँ उनका साला भी था, सुरेंद्र यादव का रिंकू यादव नाम, वो भी था कि हम चुनाव लड़े, टिकट मिले, जो रजबाइश किए हुए था। लेकिन सवाल है, सब कुछ में सब पर भरोसा लोग करता है, लेकिन सियासत में लोग अपने ही बेटों पर, बेटियों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। भारत की राजनीति के कई उदाहरण बिहार में ही देख लीजिए। एक जमाना था, लालू प्रसाद के 2 साल बिहार की राजनीति के सिरमौर हुआ करते थे, साधु प्रसाद यादव और सुभाष यादव। जब लालू प्रसाद के बेटे बालिग हुए और उनमें राजनीतिक समझ दिखाई पड़ने लगी लालू प्रसाद को, उसमें भी छोटे बेटे तेजस्वी यादव में ज्यादा राजनीतिक परिपक्वता उनको दिखाई पड़ी है भी, तो उन्होंने ज्यादा महत्व देना शुरू किया। तेज प्रताप यादव को भी विधायक बनाकर राजनीति में रखते हैं, जबकि बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, मंत्री भी बनते हैं सर सरकार बनने पर। तो वही बोले कि जब राजनीति में कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहता, अगर बेटे नहीं तो बेटियों को प्रमुखता देते। देख लीजिए सुप्रिया सुले महाराष्ट्र में। अजीत पवार जो है इतना संघर्ष करते रह गए चचा के लिए, शरद पवार के लिए, लेकिन जब विरासत देने की बात आई तो उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंप दी। वहीं का उदाहरण और है, देख लीजिए बगले में उद्धव ठाकरे, कोई नहीं जानता था, राज ठाकरे को सब जानता था। अगर जो है बाल ठाकरे का कोई दायां हाथ था तो राज ठाकरे था, और जब विरासत देने की बारी आई तो वो उद्धव आ गए। राज बेचारे आज कहाँ हैं महाराष्ट्र की सियासत में? राज ठाकरे कोई नहीं जानता। नहीं सर, हैं, चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वो अहमियत उनकी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मनसे के प्रमुख हैं, वही तो कह रहे हैं, यही सब चीजें हैं। बहुत जगह ऐसे हैं मामले आते हैं। इसमें एक ही वो हमको तो सबसे ज्यादा ठीक ठाक लगे केजरीवाल है, कि दिल्ली में अपनी पत्नी को नहीं गद्दी पर बैठाकर, अगर वह तैयार हो जाता कि मेरी पत्नी बैठेगी तो विरोध कोई नहीं करता आप में, लेकिन उन्होंने त्याग का एक जो है ना नजीर पेश किया। सुनते हैं सर रिमोट उमोट सब अपने पास रखे हुए हैं। रिमोट रखना लेकिन चेहरा देना, दोनों तो फर्क है ना। चेहरा दूसरा, तो चेहरा हो गया, तो ये एक त्याग उन्होंने दिखाया, लेकिन इसका दंड भी कहीं नहीं मिल जाए उनको। जैसे झारखंड में चंपई सोरेन तैयारी किए हुए थे, भले फेल हो गए लेकिन तैयारी तो उनकी थी, और हेमंत सोरेन ने गलती नहीं की। जेल से आते के साथ उनसे इस्तीफा लिया और आनंद फानंद में अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह कुर्सी पर बैठ गया। बगावत तक कर ही ना दी है चंपई। चंपई सोरेन बगावत नहीं की है, जीतन राम मांझी बैठाए तो दिए थे इसी सोच में कि रिमोट से करेंगे हम कंट्रोल नीतीश, लेकिन रिमोट का बैटरी भी फेल हो जाता है, कभी कभी रिमोट खराब भी हो जाता है, बनता नहीं है, दूसरा रिमोट खरीदना पड़ता है, रिमोट का रिपेयरिंग नहीं होता है। तो वही हाल हो गया कि उनका रिमोट जो है, इनका रिमोट वह खराब हो गया, चला नहीं पाए, खुद अपने बैठ गए। झारखंड में भी देखे चंपई सोरेन को आनंद फानंद में उठा के अपने बैठ गए। केजरीवाल रिस्क लिए, देखना होगा कि केजरीवाल का यह रिस्क कितना कामयाब होता है। सर तब बेलागंज में तो इधर राजद वाला तो समझा दिए, वहाँ और भी विरासत की जंग है। देखिए बेलागंज में विरासत, दूसरी विरासत भी है। दूसरे में जो बिंदी यादव है कि गया के एक बाहुबली
जिन पर अभी एनआईए जिनके घर छापेमारी भी की थी, उन पर आरोप है नक्सलियों को मदद करने की। वह उनकी पत्नी मनोरमा देवी जदयू के एमएलसी हुआ करती थी, जदयू ने उन्हीं को टिकट दिया। तो वहाँ भी एक विरासत है जो सुरेंद्र यादव से लड़ता है। सुरेंद्र यादव को अगर कोई राजनीतिक टकराव देता है तो वह बिंदी यादव का ही परिवार है। तो सुरेंद्र यादव को टकराने के लिए वहाँ दे दिया, और इन्होंने जो है वहाँ मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार दिया, प्रशांत किशोर ने। अब यादव की लड़ाई, उसमें मुसलमान को उतार दिए, और वहाँ जो है कोयरी का भी वोट है। तो कोयरी का वोट किसको मिलेगा, और कोयरी का वोट जिसको मिलेगा वही जीतेगा, तय हो गया वो बेलागंज में। सवर्ण तो भाई सब जानता है कि सवर्ण किसके साथ जाएगा, इंडिया के साथ रहेगा। भूमिहार है सवर्ण में, और थोड़ा बहुत राजपूत है। तो यही सब कहानी है बेलागंज की। अब गया आ जाइएगा, या गया के ही इमामगंज सीट पर जीतन राम मांझी। अभी हाल में वो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दलितों के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लगाया जाए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत सुंदर तर्क था कि चूंकि जो लोग इस दलित समाज से बड़े हो गए वही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, और नीचे के लोग नीचे ही रह जा रहे हैं। इसलिए नीचे के तबके को इसका लाभ मिले, इसलिए इसमें भी वर्गीकरण होना चाहिए और क्रीमी लेयर लगाया जाना चाहिए। लेकिन इसका बिहार में विरोध हुआ, विरोध भी किया गया और समर्थन में भी उतरे। मांझी भी उतरे समर्थन में, मांझी तो समर्थन में उतर गए थे। वो तो जाति का नाम गिनाने लगे कि ये सब जो है ये किया है, पीछे रह गए। और कुछ दो चार जातियों का नाम वो लेते थे कि ये सब आगे हो गए। लेकिन आज जब मौका आया कि भाई हम त्याग करें किसी गरीब दलितों के लिए, कार्यकर्ता के लिए, तो जीतन राम मांझी इससे पीछे हट गए। अब बताइए कि वो कथनी या करनी में अंतर है कि नहीं? बड़ा अंतर सर। और वो भी वहां अपने परिवार की विरासत बचाने के लिए चले आए मैदान में, अपनी बहू दीपा मांझी को उतार दिए। घर में खटपट भी हुआ, लेकिन सबको समझा के बहू दीपा मांझी को उतार दिए, क्योंकि उनको भरोसा है कि हमारा परिवार यही चला, का विरासत यही बचा सकती है। सियासी विरासत है भी सर, पुराना नहीं। रोहिणी आचार्य को कैसे जवाब देती थी? रोहिणी आचार्य को तो बहुत कड़ा जवाब, उसके ट्विटर में जवाब देने वाली थी, ये भी उतने हिसाब से जवाब देती थी, तगड़ा। तो ये उपचुनाव इन तमाम मुद्दों की एक परख भी है, देखना है किनकी विरासत बचती है, किनका ध्वस्त होता है। वैसे मैदान में वहाँ बड़ा बढ़िया खेला हुआ है। कहाँ सर? इमामगंज में। अच्छा, देखिए मुसहर बहुल है वो, और वहाँ जो है आपको 2 मांझी हो गए। एक मांझी तो हो गई दीपा मांझी, दूसरे मांझी हैं रोशन मांझी, जिसको आरजेडी ने टिकट दे दिया। इससे पहले चुनावों में वहाँ से पासी समाज के जो है ना उदय नारायण चौधरी उतरा करते थे राजद की ओर से। लेकिन सर गलत हुआ उनके साथ, नहीं, बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। एक उदय नारायण चौधरी स्वयं नहीं लड़ना चाह रहे थे, उनको डर होगा कि कहीं उपचुनाव ही हम हार गए तो मेरी राजनीतिक जो है ना हैसियत जो है वह उघाड़ हो जाएगी। कहावत है ना, किसी की इज्जत उघाड़ हो जाती है, तरह उनकी राजनीतिक हैसियत उघाड़ हो जाती। तो उघाड़ नहीं हो, झापल पोतल रहे, इसीलिए वो इस चुनाव में नहीं कूदे स्वयं। ऐसी बात नहीं है कि उनका टिकट काट दिया गया राजद की ओर से, वो स्वयं नहीं चाह रहे थे कि हम उघाड़ नहीं हो, बचल रहेगी राजनीतिक प्रतिष्ठा। इसका सदुपयोग 25 के चुनाव में करेंगे, तुरंत आ रहा है। इसलिए वो अपने ही मैदान से हट गए और राजद सोच समझ के मांझी को लड़ा दिया, और उसका लाभ उठाने के लिए प्रशांत किशोर वहां दे दिए एक पासवान जाति से। तो बेचारे अब देखिए जीतन राम मांझी का मुंह बंद है, कहिएगा क्या काहे, तो अभी जो है उनकी आलोचना हो रही है मांझी की। पासवान समाज के लोग, पासवान समाज के राजनेता
पासवान समाज के राजनीतिक कार्यकर्ता सब विरोध कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट आरक्षण दलित आरक्षण में वर्गीकरण की बात किए थे तब उसके पक्ष में ताल ठोक रहे हैं। आज जो है जब मौका आया तब पीछे हट गए, मौका नहीं दिए गरीबों को, दलित समाजी गरीबों को। और देख लीजिए अब बेचारे जीतन राम मांझी की स्थिति सांप से सुंदर वाली है। वो करेंगे तो क्या करेंगे? अगर उस जो आलोचक हैं उनकी यह आलोचना करते हैं, खिंचाई करते हैं, तो उनके समझवा का वोट जो है भाग जाएगा पासवान समाज का। तो इधर झाल बजाते रह जाएंगे विधानसभा उपचुनाव में। ये देख रहे हैं, चलो भाई बोले दो, जितना बोलता है चुपे रहो, उपचुनाव के बाद बोला जाएगा। और क्या है 13 को वोटिंग, हाँ 23 को इसको नतीजे आएंगे। तो 13 और 23 में फर्क कितना? 10 दिन का फर्क है। तब फर्क की बात कर रहे हैं तो फर्क क्या पड़ेगा बिहार की राजनीति में? क्योंकि अगला साल विधानसभा का भी चुनाव नहीं, उपचुनाव में हर जगह विरासत की जंग। तो अगर इसमें ऐसे जंग लड़ने वाले सफल हो जाएंगे तब तो 2025 में ऐसी कई सीटें होंगी जहां ऐसे लोग ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। इसकी भी एक हमने शुरू में ही कहा था कि यह जो है विरासत बचाने की भी जंग है। अगर इसमें राजनेता कामयाब हो गए तो अगला चुनाव जो है ना 2025 का विधानसभा चुनाव में वंशवादी राजनीति को बढ़ावा और मजबूत आधार बिहार में मिलेगा। तो समझ गए ना कि विरासत बचाने की जंग कहाँ चल रही है, क्या असर होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।